प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरह झुक जाना, इस्तीफा ले लेना, ये कोई चाल है या वाकई में आपकी जीत है? देखिए, पहली बात तो ये देश के करोड़ों युवाओं की जीत है। उन्होंने जो निर्णय लिया वो दबाव में लिया, क्योंकि इस आंदोलन का विस्तार पूरे देश में हो गया था कि ये आंदोलन बिना गोदी मीडिया के सपोर्ट के खड़ा हुआ। प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा इस बात से हैरान हुए, उनको सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की हुई कि हमारे सारे गोदी फेल हो गए। कि जो ब्रांड मोदी था उसको झटका पहुंचा है। निश्चित रूप से नुकसान हुआ है। अब चारों तरफ ये प्रचारित किया जाएगा कि देखिए, जेनजी की भावनाओं का ख्याल रखते हुए प्रधानमंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया और जितनी मांगे थी नौजवानों की सब मांग ली। और आप देखिए तो आप पेपर लीक के खिलाफ इतना सख्त कानून लाने जा रहे हैं, पूरी दुनिया इसका लोहा माने, जबकि असलियत इसके बिल्कुल विपरीत है। दर्जनों लोगों पर मुकदमे ठोके जा रहे हैं, कोलकाता से लेकर और बिहार के कई शहरों तक। कौन बचाएगा इन प्रोटेस्टर्स का? जश्न तो खूब बन गया, सीजेपी के लोग पार्टी भी कर रहे हैं, हमने उनकी डांस करती हुई तस्वीरें देखी, लेकिन जो लोग अब जेल जाएंगे उनका क्या होगा? नहीं, मुझे लगता है कि ये बड़ा उल्टा पड़ने वाला है इनको। आप इनको गिरफ्तार करके जेल में भेजने दीजिए, देखिए क्या हालत होगी इनकी। पहली बार नौजवानों के अंदर एक ताकत आई है, हिम्मत आई है, और नौजवानों ने कह दिया हम मोदी से नहीं डरते। ये बहुत उल्टा पड़ेगा और इनके खिलाफ वहां भी बड़े बड़े आंदोलन होंगे। जुनैद को पूरी रात, आप सोचिए 18 घंटे, मैंने अभी जुनैद से बात की है, 18 घंटे तक आंखों पे पट्टी बांधकर डराया गया, धमकाया गया। और जिन लोगों ने डराया धमकाया वो कह रहे थे हम दिल्ली पुलिस के लोग हैं। कल मेरी बात जुनैद से हुई थी फोन पे, तो मैंने उनको ये भी कहा कि अगर कोई आगे दिक्कत आती है, परेशानी आती है, आप मुझे बताइएगा, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। एक जीत तो ये है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, लेकिन उससे बड़ी ये जीत है कि गोदी मीडिया के मुंह पे 20-20 जूता मारा है नौजवानों ने। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद और सीजेपी की इस जीत के बाद कहीं ना कहीं जन आंदोलनों में और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों को नया बल मिला है, और साथ साथ जो हमारा राजनीतिक विपक्ष है, पॉलिटिकल ऑपोजिशन है, वो भी कहीं ना कहीं इसको देख रहा है। एक तरह से उसके लिए भी, उसकी राजनीति के लिए भी बेहतरीन है। एक तरफ हम यहाँ बात कर रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी के नेता जो हैं उनकी पार्टी करने की तस्वीरें, जाहिर है जश्न का अधिकार बनता है, तस्वीरें इधर आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास खबरें ये आ रही हैं कि दर्जनों की तादाद में महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, अलग अलग जगहों पर जो हमारे युवा हैं, जो प्रोटेस्टर्स, प्रदर्शन जिन्होंने किया, उनके खिलाफ पुलिस मुकदमे दर्ज कर रही है, उनको उठा के ले जा रही है, उनको जेल में बंद करने की तरकीबें निकाली जा रही हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि दिल्ली में भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट रासुका को एक एक्सटेंशन दे दिया गया है कि एक प्रिवेंटिव डिटेंशन के तौर पर 1 साल तक प्रिवेंशन डिटेंशन हो सकता है, यानी कि 1 साल तक जेल में रखा जा सकता है, हिरासत में रखा जा सकता है, और अक्टूबर तक इसको आगे खींच दिया गया है। लेकिन इसी दौरान अगर सिर्फ राजनीतिक विपक्ष का हम जिक्र करें तो उसमें एक तरह की टूटन भी देखने को मिली, जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच, खासकर राहुल गांधी जब पीएम आवास पर धरना देने लगे, तो एक तरह का देखा कि एक डिवीजन देखा जा रहा है दोनों के बीच, क्योंकि आम आदमी पार्टी इसका श्रेय लेना चाहती थी। नरेंद्र मोदी के ब्रांड को कितना झटका पहुंचा है। पूरा 56 इंच का जो ब्रांड था, सबसे बड़े प्रोटेक्टर, सबसे बड़े नेता, 1200 साल में ऐसा नेता नहीं आया, ये तमाम तरह की जो चीजें पेश की गई थी, उसको कुछ दर्जन, मैं कहूंगी, या कुछ 100 जेनजी ने सिर्फ और सिर्फ अपने इंस्टाग्राम रीलों से किस तरह से इस पूरे ब्रांड को ढा दिया। क्या मायने हैं पॉलिटिकल ऑपोजिशन के लिए इस बारे में, और खासकर वो पॉलिटिकल पार्टी जो काफी पेश थी इस पूरे आंदोलन में, आम आदमी पार्टी, वो क्या सोच रही है, और पूरा राजनीतिक विपक्ष इसको किस तरह से देख रहा है। बातचीत करते हैं संजय सिंह से। पूरे मुद्दे पर मुखर आवाज बनकर उभरे हैं, चाहे वो संसद हो या सड़क हो, जंतर मंतर से लेकर और संसद भवन तक उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है। ऐसे में क्या वो इसको एक जीत की तरह देख रहे हैं या एक कदम की तरह देख रहे हैं? संजय जी, पहला आपका रिएक्शन मैं यही चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरह झुक जाना, इस्तीफा ले लेना, ये कोई चाल है या वाकई में आपकी जीत है? देखिए, पहली बात तो ये देश के करोड़ों युवाओं की जीत है। दूसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री ने जो ये निर्णय लिया, ये दबाव में लिया, खुशी खुशी नहीं लिया, किसी भावना के कारण नहीं लिया, उनको वास्तव में दुख हुआ इसलिए नहीं लिया। उन्होंने जो निर्णय लिया वो दबाव में लिया, क्योंकि इस आंदोलन का विस्तार पूरे देश में हो गया था। कहीं सीवान में आंदोलन चल रहा था, कहीं मोतिहारी में, कहीं पटना में, कहीं नासिक में, कहीं कोटा में, कहीं पुणे में, कहीं मुंबई में, कहीं लखनऊ में, कहीं प्रयागराज में। पूरे देश में आंदोलन फैल रहा था, और इस खतरे को मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री ने भांप लिया
और सबसे बड़ी बात इस आंदोलन की खूबसूरती ये थी आरफा जी कि ये आंदोलन बिना गोदी मीडिया के सपोर्ट के खड़ा हुआ। प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा इस बात से हैरान हुए, उनको सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की हुई कि हमारे सारे गोदी फेल हो गए। मतलब वो चाहे वो अर्णव गोस्वामी हो या जिसके भी नाम आप लेके, क्या क्या नहीं बोला उन लोगों ने। चीन का एजेंट, विदेशों से फंडिंग हो रही है, देशद्रोही हैं, जो कुछ इन बच्चों के बारे में बोल सकते थे इन गोदी मीडिया वालों ने बोला। बावजूद इसके इन नौजवानों ने इंस्टा के दम पे, एक्स के दम पे, फेसबुक के दम पे, व्हाट्सएप के दम पे पूरे देश का आंदोलन खड़ा कर लिया। ये कोई छोटी घटना नहीं थी। और प्रधानमंत्री ने पहली बार आपने देखा होगा, वरना वो 8 बजे आते थे, प्रकट होते थे और सारे देश का गोदी मीडिया उनको लाइव चलाता था। इस बार रात में 12 बजे इंस्टा पे आए, क्योंकि वो जान गए कि अगर ये गोदी मीडिया दिखाएगा भी तो इसको देखेगा तो है नहीं कोई। तो इसलिए ये बात हमें समझनी होगी। इस आंदोलन की सबसे बड़ी देन ये है कि गोदी मीडिया वालों को ये समझ लेना चाहिए कि नफरत परोस के जो अपना परिवार वो लोग चला रहे हैं, वो उनको दाने दाने के कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो दाने दाने के मोहताज हो जाएंगे अगर यही उनका हाल रहा। जिस तरीके से वो नफरत फैला रहे हैं, उनका चैनल लोग देखना आप बंद कर देंगे, लोग मोबाइल पे देखेंगे, इंस्टा एक्स पे जाएंगे और वो भुखमरी के शिकार होंगे। आप देख लीजिएगा आने वाले दिन। लेकिन संजय जी, मुझे ये बताइए कि क्या जो खतरा था प्रधानमंत्री के ऊपर, आप कह रहे हैं कि दबाव के तहत उन्होंने इस्तीफा दिलवाया, क्योंकि बात उनके इस्तीफे तक पहुंच गई थी। जब मैं पिछले हफ्तों में कवर कर रही थी, उससे धर्मेंद्र प्रधान तक बात थी और कैसे वो धर्मेंद्र प्रधान से असली प्रधान पर बात शिफ्ट हो गई पूरे तरीके से। एक तरह से एंटी मोदी वेव चल रही थी जंतर मंतर, और इस तरह के जितने जंतर मंतर बन चुके थे। तो नरेंद्र मोदी, आप कह रहे हैं दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन क्या उनके ऊपर से खतरा टल गया है? देखिए, ऐसा है कि ये कोई छोटी घटना नहीं थी। 21 बच्चों ने अपनी जान दी थी। एक का नाम मेरे पास कल भी आया, तो आप मान के चलिए कि 22 बच्चों ने इस नीट के पेपर लीक के कारण अपनी जान दी, आत्महत्या कर ली उन्होंने। दूसरी बात इसमें यह थी कि यह आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसमें शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात थी, लेकिन जब 20 जुलाई को बर्बरता पूर्वक नौजवानों को पीटा गया, किसी का सर फोड़ दिया गया, किसी के कपड़े फाड़ दिए गए, किसी का पैर तोड़ दिया गया, ऐसे लगभग 500 छात्रों को घायल किया पुलिस वालों ने, आंसू गैस के गोले छोड़े, पैलेट गन का इस्तेमाल किया, तो उसके बाद ये आंदोलन रुकने के बजाय और उग्र हो गया। 2 घटनाएं हैं इसमें पूरे आंदोलन में, दिया याद रखिएगा। नंबर 1, जिस दिन सोनम वांगचुक को इन्होंने उठाया, ये जान के उठाया कि अब अनशन का दिन आगे बढ़ रहा है और आंदोलन धीरे धीरे जंतर मंतर पे बढ़ने लगा, तो इसको यहीं पे कुचल दो, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लो। जैसे ही सोनम वांगचुक को उन्होंने गिरफ्तार किया, लोगों ने कहा यार ये बात तो गलत है कि 20 दिन से एक आदमी आमरण अनशन पे बैठा हुआ था, आपने उससे बातचीत भी नहीं की, उसकी कोई मांग भी नहीं मानी और अचानक आपने उसको जबरन कोशिश करके वो करके उठा लिया। ये बात लोगों को पहली बात तो बहुत बुरी लगी कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद आंदोलन और बढ़ गया और तेजी के साथ ये इसका विस्तार हो गया। फिर 20 तारीख का प्रदर्शन था, संसद मार्च। संसद मार्च के प्रदर्शन में इन्होंने जम के लाठियां चलाई, इनको लगा शायद इससे ये लोग भाग जाएंगे। और आपको याद होगा जंतर मंतर के स्टेज को इन्होंने उखाड़ दिया था, उसकी वीडियो होंगी, आप दिखाइएगा अपने चैनल पे। इन्होंने समझा ये आंदोलन समाप्त हो गया, लोगों को हमने पीट के भगा दिया। जब फिर से जंतर मंतर पे लोग पहुंच गए और उस घटना के विरोध में पूरे देश में आंदोलन का विस्तार हो गया, तब प्रधानमंत्री परेशान हुए। इसके पहले तो उनको लग रहा था जैसे डंडे के दम पे हर आंदोलन को खत्म कर लेते हैं, ऐसे इसको भी खत्म कर लेंगे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री के मीम बन रहे थे, जिस तरह से उनके इस्तीफे की बात पहुंचने लगी थी, जिस तरीके से उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे बच्चे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, कुछ कुछ तो अश्लील गालियां भी दे रहे थे, जो मैं समझता हूं नहीं देनी चाहिए, लेकिन दे रहे थे वो गुस्से में। तो मुझे लगता है कि उस सब चीजों को उन्होंने देखा। अब गोदी मीडिया वालों ने क्या किया कि इनके इंस्टा पे 341 मिलियन लोगों ने, कल तक मैं देख रहा था कि देखा था इनका वीडियो। तो कई बार होता है प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो लोग उम्मीद में भी देखते हैं, तो उस वीडियो की रीच थोड़ा बढ़ गई। तो गोदी मीडिया वालों ने यह प्रचार किया कि देखो साहब,
इतना ज्यादा प्रधानमंत्री लोकप्रिय हैं कि उनको 340 मिलियन लोगों ने देख लिया इंस्टा पे। तो मैंने एक आंकड़ा निकाला और वो आंकड़ा, उसका एक वीडियो मैंने बनाया, उस पर मैंने बोला भी कि गोदी मीडिया इस प्रकार की चमचागिरी में लगा हुआ है कि प्रधानमंत्री को असलियत ही नहीं बता रहा है। उस वीडियो पे जितने मीम बने हैं आरफा जी, जितना उनका मजाक उड़ाया गया है, जितनी उनको गालियां पड़ी हैं, अगर आप उन वीडियोस के व्यूज को आकलन करेंगे तो उसने सारे विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिए। और वैसे तो आप छोड़ दीजिए कि इस आंदोलन में बच्चों ने जो वीडियो बनाया वो कितना कितना चला। एक 3-4 लड़के मिलके, अभिनव बिष्ट नाम का हैंडल है, मैं देख रहा था, उसने खाली एक झटके का वीडियो 3-4 लोगों के साथ मिलाया, वो करीब 140 मिलियन लोगों ने उस वीडियो को देखा है। तो इस बार युवा शक्ति ने साबित कर दिया कि तुम्हारी अब हमको कोई जरूरत है नहीं, तुम अपने घर में बैठो अपना टीवी चैनल लेके, हम आंदोलन खड़ा कर लेंगे। संजय जी, इसमें जो नरेंद्र मोदी, जिनकी हजारों करोड़ खर्च करके जिनकी एक इमेज बिल्डिंग की गई, हिंदू हिंदू सम्राट, भारत को 1200 साल बाद एक हिंदू सम्राट मिला है, एक ऐसा व्यक्ति भारत को विश्व गुरु बना देगा, ये सब कुछ आपको लगता है कि ये जेनजी ने 4 रीलों में इस सबको खत्म कर दिया? क्या आपको लगता है कि जो ब्रांड मोदी था उसको झटका पहुंचा है? ये कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी आरफा जी। निश्चित रूप से नुकसान हुआ है, लेकिन मोदी के बारे में एक बात आप जान लीजिए कि वो कोर्स करेक्शन करने में भी बड़े माहिर आदमी हैं। तो जो नुकसान उनका हुआ है, अब चारों तरफ ये प्रचारित किया जाएगा कि देखिए, जेनजी की भावनाओं का ख्याल रखते हुए प्रधानमंत्री ने, एक तो रात में बेचारे 12 बजे उठ के वीडियो बना रहे हैं, 12:30 बजे अकेले खुद से बना रहे हैं, कैमरामैन भी नहीं है, कितने भोले हैं हमारे प्रधानमंत्री। दूसरा ये प्रचारित किया जाएगा कि देखिए, उन्होंने युवाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया और जितनी मांगे थी नौजवानों की सब मांग ली। और आप देखिए साहब, पेपर लीक के खिलाफ इतना सख्त कानून लाने जा रहे हैं, पूरी दुनिया इसका लोहा मानेगी, जबकि असलियत इसके बिल्कुल विपरीत है। जैसा मैंने आपको बताया कि भाजपा का कोर वोटर, जो नौजवान, जो यूथ, जो इसने उसको अपने कंधे पे बिठा के यहां तक पहुंचाया था, पहली बार पूरे देश में इनके खिलाफ निकला। यहां तक कि आसाम में एक मंत्री की बेटी, जो बीजेपी के सरकार की मंत्री की बेटी थी, वो सड़कों पे आ गई। एक बीजेपी की सांसद है, उनकी बेटी सड़कों पे आ गई। तो आपने देखा होगा जंतर मंतर पे कई बच्चे मास्क लगा के आते थे, तो लोग उनसे पूछते थे क्यों मास्क लगा के आए, तो बताते थे कि साहब हमारे पापा बीजेपी में है, मम्मी बीजेपी में है, हमारा परिवार बीजेपी में है, लेकिन हम इस आंदोलन के साथ हैं। तो ये जो खतरा उन्होंने भांपा और उसके आधार पे जो फैसला लिया प्रधानमंत्री ने, अब मुझे लगता है कि इसको उनकी सकारात्मक छवि बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब जैसे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं, अभी अपने आप में बड़ी हास्यास्पद बात है कि प्रधानमंत्री के 2024 के नीट पेपर लीक में जितने आरोपियों को पकड़ती है, उनके खिलाफ 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं करती। अब जब वो चार्जशीट फाइल नहीं करती 90 दिन में, तो उनको ऑटोमेटिक बेल मिल जाती है, उन सारे लोगों को। फिर संजीव मुखिया नाम के एक व्यक्ति को सीबीआई ने कहा 2024 नीट पेपर लीक का मुख्य आरोपी यही है। अभी चंद दिनों की बात है, उसके बारे में जिस दिन फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही प्रधानमंत्री ने, उसी दिन सीबीआई ने लिख के दे दिया कि साहब इसके खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं बनता। तो आरफा जी, आप मुझे बताइए कि कोई भी कोर्ट क्या कर लेगी? आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बना लीजिए, आप हवाई कोर्ट बना लीजिए, आप पाताल कोर्ट बना लीजिए, आप समुद्री कोर्ट बना लीजिए, जो बनाना है बना लीजिए। आप उस कोर्ट के सामने साक्ष्य रखेंगे तभी तो वो कार्रवाई करेगी कोर्ट। तो आपकी सीबीआई तो कह देती है मुख्य आरोपी के बारे में कि इसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं हमारे पास। असल मसला क्या है? असल मसला यह है कि इन पेपर लीक कराने वाले पेपर चोरों के साथ भारतीय जनता पार्टी के गहरे रिश्ते हैं, और मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा हूं। वायर की एक रिपोर्ट है जिसको मैंने ट्वीट किया है, आप देख लीजिएगा। उसमें बहुत विस्तार से बताया गया है कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है ईडू टेस्ट,
तो वो ईडू टेस्ट नाम की कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है पेपर लीक कराने के मामले में गुजरात में, उसी ईडू टेस्ट को दूसरे राज्यों में भी नौकरियों का एग्जाम कराने का ठेका दिया गया। जैसे यूपी में यूपी पुलिस भर्ती का ठेका दिया गया और वहां भी पेपर लीक हुआ, बिहार में भी पेपर लीक हुआ। तो ऐसे ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जो ठेका मिल रहा है, जानती क्यों मिल रहा है? जी क्योंकि कंपनी के मालिक का रिश्ता भारत के प्रधानमंत्री से भी है और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी है। तो इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए जी कि पेपर लीक कराने वाले लोग कौन हैं और क्यों भारतीय जनता पार्टी उनको बचाना चाहती है। बहुत बड़ा आरोप है तो ये अगर सर। आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बना भी लेंगे हम्म, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के बाद कोर्ट के सामने कोई साक्षी नहीं रखेंगे तो कार्रवाई कैसे होगी, बिल्कुल। और सजा कैसे होगी? और इसके अलावा संजय जी, जो आप जिक्र कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से लाठियां बरसाई, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया आरएएफ के जरिए, छात्र जख्मी हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी कोई भी सबक नहीं सीखे हैं। अभी आप और हम जो बात कर रहे हैं, और आप अच्छी तरह बता रहे थे इस बात को कि नरेंद्र मोदी का जो स्टाइल है काम करने का, वो शायद यही है अमित शाह का। अभी देखिए, इस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं, दर्जनों लोगों पर मुकदमे ठोके जा रहे हैं, कोलकाता से लेकर और बिहार के कई शहरों तक, यहाँ दर्जनों की तादाद में लोग, महाराष्ट्र तक। जी, तो इस पर आपका क्या कहना है? कौन बचाएगा इन प्रोटेस्टर्स का? जश्न तो खूब बन गया, सीजेपी के लोग पार्टी भी कर रहे हैं, हमने उनकी डांस करती हुई तस्वीरें देखी, लेकिन जो लोग अब जेल जाएंगे उनका क्या होगा? नहीं, मुझे लगता है कि ये बड़ा उल्टा पड़ने वाला है इनको। आप इनको गिरफ्तार करके जेल में भेजने दीजिए, देखिए क्या हालत होगी इनकी। अब पहली बार नौजवानों के अंदर एक ताकत आई है, हिम्मत आई है, और नौजवानों ने कह दिया हम मोदी से नहीं डरते। अब ये जो कायर दूसरे दलों के नेता जाते हैं बीजेपी के सामने घुटने टेकते हैं, उनको भी सबक लेना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे नहीं डले यार मोदी से, तुम लोग क्यों डरते हो इतना, क्यों उनके खेमे में जाके बैठते हो। तो ये एक संदेश उन नेताओं के लिए भी है जो दब्बूपन और डरपोकपने के कारण इनके सामने घुटने टेक देते हैं। तो अगर ये एफआईआर करके छात्रों को चाहे बिहार में, चाहे बंगाल में, चाहे मुंबई में जेल में डालेंगे, अभी आप लिख लीजिए आरफा जी, ये बहुत उल्टा पड़ेगा और इनके खिलाफ वहां भी बड़े बड़े आंदोलन होंगे। अब ये रुकने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं हैं और डरने वाले भी नहीं हैं। जुनैद को पूरी रात, आप सोचिए 18 घंटे, मैंने अभी जुनैद से बात की है, 18 घंटे तक आंखों पे पट्टी बांधकर डराया गया, धमकाया गया, और जिन लोगों ने डराया धमकाया वो कह रहे थे हम दिल्ली पुलिस के लोग हैं। तो एक तरफ ये भी चीजें हो रही हैं, इससे कहीं ना कहीं एक दहशत फैलाने की कल कोशिश मेरी तो। बात जुनैद से हुई थी फोन पे, तो मैंने उनको ये भी कहा कि अगर कोई आगे दिक्कत आती है, परेशानी आती है, आप मुझे बताइएगा, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। उनके फादर को पहले परेशान किया, उनके पिताजी को, फिर उनकी एक बहन रहती है मेरठ में, उनके घर पे पहुंच गए पुलिस वाले, और जुनैद से पूछताछ की कि भाई जो ये खाना खिला रहे हैं आप, इसका पैसा कहां से आ रहा है, तुमको फंडिंग कहां से मिल रही। देखिए, भाजपा और इनकी गोदी मीडिया के चमचों की जो सबसे पहली कोशिश होती है ना, किसी भी आंदोलन को विदेशी साबित कर दो। चीन से फंडेड है, पाकिस्तान से फंडेड है, बांग्लादेश से फंडेड है। जब आप ये काम करते हैं आतिया जी, तो देश की वास्तविक स्थिति को आप अपने पैरों तले कुचल रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कुछ, आपको मालूम ही नहीं है कि 22 बच्चों ने हताशा के कारण आत्महत्या की है। आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि अगर उनके समर्थन में, उनकी याद में, उनको न्याय दिलाने के लिए कोई आंदोलन चल रहा है, तो आप उसको कह रहे हैं ये बांग्लादेशी आंदोलन है, पाकिस्तानी आंदोलन है, चाइना का फंडिंग किया हुआ आंदोलन है, सीआईए का आंदोलन है। क्या क्या मजाक चला गोदी मीडिया में। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस आंदोलन की एक जीत तो ये है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, लेकिन उससे बड़ी ये जीत है कि गोदी मीडिया के मुंह पे 20-20 जूता मारा है नौजवानों ने, 20-20 जूता मारा है कि तुम अपना टीवी चैनल लेके अपने घर पे बैठे रहो और हम किसी भी हालत में अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, तुमसे बगैर हम यह आंदोलन चला के दिखाएंगे। जी हाँ, और हद तो ये हो गई कि अपने माइक लेकर नहीं जा पा रहे थे रिपोर्टर्स। मैं देख रही थी अरविंद केजरीवाल जी ने काफी जो हमारे युवा थे उनको छुड़ाया अलग अलग पुलिस स्टेशन जाके दिल्ली के। तो क्या हाँ, ये अरविंद जी गए थे, कई थानों में गए थे, थानों में जाके उन्होंने लोगों को छुड़वाया, और मेरे ख्याल से सैकड़ों ऐसे बच्चे थे जिनको थानों में जा जाके उन्होंने रिहा कराया और अधिकारियों से बातचीत की।
जहां कोई केस बनाने की बात थी वहां पे वकीलों को भेजा। तो ये किया हम लोगों ने दिल्ली के अंदर। और अब जो केसेस हो रहे हैं, क्या इसमें आपकी लीगल टीम मदद करेगी? क्योंकि कहाँ जाएंगे आखिर ये युवा? ये तो पूरे तरीके से चाहे कितना भी नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर लें, इनके पास तो कोई लीगल टीम नहीं है, इनके पास तो कोई रिसोर्सेज नहीं है। मुझे तो लोग बता रहे थे कि जिन लोगों ने हिस्सा लिया नहीं तो उनमें से अगर ऐसे जितने भी मामले हम लोगों के जानकारी में आएंगे उसमें हम लोग साथ देंगे इनका, या जितने मामलों में वो लड़ना चाहेंगे अपने हक के लिए तो उसमें भी साथ देंगे। बिल्कुल, शुक्रिया देखिए आपका ऐसे। एक संवेदनशील राजनीतिक दल की जिम्मेदारी ये है कि अगर देश में किसी जायज मांग के लिए आंदोलन चल रहा है तो उसको समर्थन करे। जब किसानों का आंदोलन चला था तब भी हम लोगों ने सपोर्ट किया था, आपको याद होगा। मुझे तो सस्पेंड भी कर दिया गया था पार्लियामेंट से, और हमने और भगवंत मान ने प्रधानमंत्री जी को उस समय सदन के अंदर घेर के वहां पे नारेबाजी भी की थी। तो इसलिए अगर आंदोलन जायज मांगों के लिए है तो उसका समर्थन सभी राजनीतिक दलों को करना चाहिए, बिना क्रेडिट लिए, बिना किसी प्रकार की ये अपनी राजनीतिक फायदे की सोच रखे हुए। जी हाँ। संजय जी, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है, मैं इसको बिल्कुल नाजायज़ भी नहीं मानती, कि अगर ऑपोजिशन पार्टियां कोई मास मूवमेंट हो रहा है उसका उनको राजनीतिक फ़ायदा मिलता है, इसीलिए होता है ऑपोजिशन की सरकार की जवाबदेही तय करे और आम जनता अगर कर रही है तो उसमें उसका साथ भी दे। हमने देखा था अन्ना हज़ारे मूवमेंट के तौर पर कांग्रेस पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंक दिया गया था, बीजेपी आई थी, तो बीजेपी तो ये सवाल नहीं कर सकती। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, एक राजनीतिक दल के तौर पर आप समझते हैं कि क्या विपक्ष को फ़ायदा पहुंचा है इस मूवमेंट से? देखिए, मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि जब ये नौजवान अपना मत देने के लिए जाएंगे तो उन लाठियों को, उन उत्पीड़नों को, उन घटनाओं को, उन आरोपों को जिसमें इनको देशद्रोही कहा गया उसको याद रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये उस बात पर निर्भर करेगा। और मुझे लगता है कि कई बार कुछ चीजें ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो आपके बस में नहीं होती। तो अभी बेरोजगारी और पेपर लीक और नौजवानों के मुद्दे इतने बड़े बन चुके हैं कि ये 2029 तक संभल पाएंगे ऐसा लगता नहीं है। तो इसका खामियाजा निश्चित रूप से बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, और बीजेपी के विपक्ष में जो राजनीतिक दल होंगे वो उनको निश्चित फायदा रूप होगा। से इसका इनडायरेक्टली, डायरेक्टली जैसे भी कहें उनको फायदा होगा। और कुछ ही महीनों बाद 5 राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं, लेकिन इस बीच एक बहुत अजीब सी चीज देखने को मिली कि विपक्ष की एकता कहीं टूटती हुई नजर आई जब राहुल गांधी वहां पहुंच गए थे 10 जनपद, और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध किया और कहा कि बांटने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे प्रदर्शन को, या डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा अफसोस है इस बात का। मेरा ये मानना है आरफा जी कि राजनीतिक रूप से एक पवित्र भावना ये होनी चाहिए कि जो भी आंदोलन करे उस आंदोलन का 100% क्रेडिट उसको दिया जाए। जैसे किसान आंदोलन था, राजनीतिक दलों ने सदन में साथ दिया, सदन में वो सस्पेंड भी किए, उनके मंच पे भी कभी गए अपना समर्थन देने के लिए, लेकिन वो पूरी तरह से किसान आंदोलन था। वो किसानों के संगठनों ने आंदोलन चलाया, उसमें किसी राजनीतिक दल की कोई भूमिका नहीं थी। इसी प्रकार से आ जाइए अन्ना आंदोलन। अन्ना आंदोलन में जो अनशन हुआ या अन्ना आंदोलन जो हुआ उसमें पूरी तरीके से इस देश की जनता और अन्ना जी का आंदोलन था। इसलिए आज भी अन्ना जी हमसे अलग हो चुके हैं, लेकिन हम जब भी बात करते हैं तो हम कहते हैं अन्ना आंदोलन। ये आंदोलन अगर आप देखेंगी तो 25 दिनों तक अनशन किसने किया? जंतर मंतर पे जाके कौन बैठा? सोनम वांगचुक जी जाके बैठे। आंदोलन चलाने वाले कौन लोग थे? वो सीजेपी के लोग थे। वहां पे जुटने वाले लोग कौन थे? देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए, बिना किसी राजनीतिक प्रतिबद्धता के, हर राजनीतिक दलों की बाधाएं तोड़ के, हर धर्म की बाधा तोड़ के, हर जाति की बाधा को तोड़ के वहां पे वो लोग नौजवान पहुंचे थे। तो सारे राजनीतिक दलों की एक जिम्मेदारी थी कि वहां पे जाके उनको सपोर्ट करना चाहिए था। वहां पे केजरीवाल साहब गए, डिम्पल यादव जी गई, समाजवादी पार्टी के सांसद गए, वहां हमारी पार्टी के तमाम विधायक वहां पे पहुंचे, सांसद पहुंचे, सीपीएम के लोग गए, सीपीआई गई, एनसीपी शरद पवार गए, उद्धव ठाकरे जी वहां पे गए, शरद पवार जी भी खुद से गए, बीजेडी के लोग गए, आरजेडी के लोग गए,
नेशनल कॉन्फ्रेंस में, मेरे ख्याल से कोई ऐसा राजनीतिक दल बचा नहीं जो कि वहां नहीं गया। तो मेरा सिर्फ ये कहना चाहिए था कि भाई हम सबको उन्हीं के आंदोलन को जंतर मंतर पे जो लोग चला रहे थे उसको ही ताकत देनी चाहिए थी। लेकिन आरोप ये लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं आम आदमी पार्टी सोच रही है कि श्रेय हमें मिलना चाहिए था, उधर राहुल गांधी लेके चले गए, क्योंकि पीएम आवास पे राहुल गांधी ना, इससे मूवमेंट ऐसा कुछ नहीं। देखिए, आम आदमी पार्टी एक संवेदनशील और जिम्मेदार राजनीतिक दल के तौर पे कोई भी आंदोलन चलता है हम उसका समर्थन करते हैं। किसानों का आंदोलन चला, हमने उसका समर्थन किया। छात्रों का आंदोलन चला, हमने उसका समर्थन किया। जब भी कोई इस देश में ऐसी घटनाएं होती हैं जो इस देश की राजनीतिक चेतना को जगाती हैं, जो लोकतंत्र में जनता की आस्था को बढ़ाती हैं, जो अपने हक के लिए होती हैं, उसमें हम साथ खड़े होते हैं उनके। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह आपका। मैं अगला इंटरव्यू में आपसे पूछूंगी कि इस तरह के मास मूवमेंट्स किस तरह से जो ऑपोजिशन है उसको बल दे रहे हैं, क्योंकि 2029 में भी बहुत वक्त बाकी नहीं है, और खासकर अगर देखा जाए तो अभी पंजाब और उत्तर प्रदेश और कई महत्वपूर्ण 3 और राज्यों में चुनाव होने हैं, उसमें भी क्या इस तरह के मास मूवमेंट्स भूमिका निभाएंगे। शुक्रिया आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।